हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन फिजिक्स रूल्स पार्ट 12। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आप अगर साउंड का आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा या कुछ स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं सुधार करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। बट आप जो कंटेंट है उसको देखिए, ज़रूर देखिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, तब जाके आपको कुछ पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रीच्ड मैक्सिमम ऑफ 300 days on 1st January had availed on leave for 8 days during August. How many days of on leave will be shown in his leave account as on 31st December? तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो जिसका 300 डेज कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी 1 जनवरी तक। तो उसके बाद क्या किया कि वो अगस्त में 8 दिन का लीव लिया, ईएल लिया। तो उसका और कितना डेज का ईएल बचा रहेगा उसका लीव अकाउंट में 31 दिसंबर तक। तो इसका ये मतलब हुआ, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे, जैसे कि अगर मान लीजिए हम 1 जनवरी को एडवांस आपका लीव अकाउंट में क्रेडिट होता है 15 डेज का लीव। तो यहाँ पे अगर हम आपका मान लीजिए 300 डेज आपका कंप्लीट हो गया 1 जनवरी तक, और आपका उसमें क्या होगा कि आपका 1 जनवरी हो गया, मतलब 1 जनवरी के बाद आपका क्रेडिट हो जाएगा आपको एडवांस लीव 15 दिन का। तो अगर आप अगस्त में 8 डेज लीव ले लिए, दैट मीन्स 15 - 8 7 हुआ। 7 और जो 300 डेज था वो 1 जनवरी तक था। 1 जनवरी के दिन क्रेडिट हुआ आपका 15। तो 15 से आपका 8 माइनस होगा और 300 से आपको कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो इसीलिए उसका जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 300 प्लस 7 डेज और बचा रहेगा आपका लीव अकाउंट में। The second question is, government servant on the date of retirement on superannuation had a maximum number of 300 days of earned leave. During his service, he had availed 60 days of encashment of earned leave while availing LTC. How many days will he be eligible for encashment of earned leave on the date of his retirement? तो ये कहता है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, उसका डेट ऑफ जब रिटायरमेंट हो गया, उसका सुपर एन्यूशन हो गया, वो 300 डेज का मैक्सिमम लीव रखा है ऑलरेडी। बट वो फुल सर्विस पीरियड में वो क्या क्या है कि 60 डेज ऑफ ईएल को ऑन एनकैश कर लिया है एलटीसी, और जो भी एनकैशमेंट ऑफ लीव होता है वो एलटीसी के द्वारा होता है। तो एलटीसी के टाइम में वो 60 डेज ऑलरेडी ईएल एनकैश कर लिया है। तो और कितना डेज, तो टोटल कितना डेज उसका एनकेसमेंट हो सकता है रिटायरमेंट के बाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 300 डेज। क्योंकि जो एनकेसमेंट ऑफ लीव होता है वो सीसीएस लीव रूल में डिसाइड किया जाता है, मतलब उसमें रूल में डिसाइडेड है ऑलरेडी कि आप जो सर्विस पीरियड में आप एनकेस कर सकते हो, उसका अलग फॉर्म, अलग मेथड है। बट जब रिटायरमेंट के बाद वो सर्विस में काउंट नहीं हो रहा है आपका, तो इसलिए जो फिक्स है आपका कि 300 डेज का आपको एनकेसमेंट मिलेगा आपको आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसका तो आपको मिलेगा, बट इससे कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। तो 60 डेज जो आपने एनकेस किए हैं होल सर्विस पीरियड में, उसका आपसे कोई डिडक्ट नहीं होगा 300 डेज का। तो 3 number question is, if an employee join duty on 1st July afternoon, his entitlement to EL during the first half year would be। तो अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ड्यूटी 1 जुलाई आफ्टरनून को, तो उसका जो एंटाइटलमेंट है ईएल के लिए जो फर्स्ट हाफ ईयर का, वो कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 13 डेज। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप ज्वाइन किया है कोई 1 जुलाई आफ्टरनून को, बिफोर नून नहीं है, सुबह नहीं ज्वाइन किया है, शाम को ज्वाइन किया है, तो उसका जो ईएल है, उसका जो 15 डेज का ईएल मिलना चाहिए उसको। तो उसका क्या होगा कि जैसे फॉरनून आफ्टरनून में ज्वाइन किया है, दैट मीन्स आपका एक दिन का ईएल कट जाएगा, और उसका जो टोटल काउंट है, जैसे कि वो 6 मंथ है आपके पास, जुलाई टू जनवरी, तो 6 मंथ में जितना डेज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके आपका 13 डेज ही आपको
मिल सकता है उसमें, अगर आप आफ्टरनून में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप बिफोर नून में ज्वाइन करते तो फिर आपको पूरा 15 डेज का आपको मिल जाता। तो फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड ऑन वॉलंटियर रिटायरमेंट ऑन 16 जुलाई फॉर नून, हाउ मेनी डेज ऑफ ऑन लीव विल ही बी एंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग द हाफ ईयर। तो आपको अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई वॉलंटियर रिटायरमेंट में रिटायर कर रहा है ऑन 16 जुलाई फॉर नून में, तो कितना दिन उसका अन लीव होगा, एंटाइटल्ड उसको मिलेगा ड्यूरिंग द हाफ ईयर। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नील, क्योंकि उसको वो फॉरनून में ज्वाइन किया है। ऐसे भी तो फर्स्ट जुलाई को आपको क्रेडिट होता है लीव। तो अगर वो 16 जुलाई में रिटायर कर रहा है और वॉलंटियर रिटायरमेंट में, दैट मीन्स उसको कुछ भी लीव वो अवेल नहीं कर सकता, वो लीव नील होगा उसका। तो जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द बिलो सेंटेंसेस आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रूल 10 ऑफ सीसीस लीव रूल्स। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज, ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे कम्यूट वन काइंड ऑफ लीव इन टू अनदर विद इन 30 डेज आफ्टर ज्वाइनिंग हिज ड्यूटी। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कम्यूट कर सकता है एक लीव, मान लीजिए ये लिया है, तो वो चाहे तो ज्वाइनिंग के बाद वो 30 डेज के अंदर वो चाहे तो HPL में कम्यूट कर सकता है। और ऑप्शन बी है, द लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी हुइच ग्रांटेड हिम लीव में कंसिडर द कम्यूटेशन लीव। अगर कोई लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी, मान लीजिए कोई लीव एंड सेक्शनिंग अथॉरिटी वो EL दिया है उसको, तो कम्यूटेशन अगर वो HPL को कम्यूटेशन करना चाहता है लीव के लिए तो वो कर सकता है। तो और जो सी ऑप्शन है, एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी, मान लीजिए आप लीव में गए हैं, कोई 30 डेज के लिए गए हैं, तो आपको जो लीव सैलरी नहीं मिलेगा आपको, मतलब उसी पीरियड में नहीं मिलेगा, उसके बाद आने के बाद ज्वाइन करने के बाद मिलेगा। बट अगर आपने कुछ कम्यूट किया है लीव, मान लीजिए कोई HPL को मेडिकल ग्राउंड में आप लिए हैं, तो ये जो वो लीव के साथ ये भी ग्रांट हो जाएगा आपको, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग जब करेंगे तो उसके बाद आपको लीव सैलरी भी एडजस्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट द राइट टू क्लेम सच कम्यूटेशन, ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। तो आपका I to I, जो आपका ABC, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका ये जो डी ऑप्शन है, कोई एम्प्लॉय का कोई राइट नहीं होता है कोई लीव लेने के लिए, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो अगर अच्छा लगा आप सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइज।